इसको आप शेयर कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। ओके, और एक और आप लोगों से निवेदन ये है कि ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, कमेंट करके पक्का बताइएगा। नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा क्लासेस आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, वेल आप आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके आप चलिए, अच्छा लिंक को मैं 2-4 जगह भेज दूँ, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए लिंक चला गया ये, अब आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, और देखिए एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है आपके, जो PSSB की बात मैं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर 120 दिन है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, उसको आप कम करके देखिएगा, उसको 100 दिन ही मान के चलिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप कम दिन मान के करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपको लगता है कि एग्जाम पास में है तो कोई भी इंसान बहुत तेजी के साथ पढ़ता है, और उस समय आपकी जो पावर होती है ना, ये ग्रेस्पिंग पावर, वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। जो काम आप 2-4 महीने में करते हैं वो काम आप कुछ ही दिनों में कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फटाफट अभी से, और जो लोग अभी अपीयर होने की जिनकी एज नहीं है उन लोगों को तो भाई गोल्डन चांस है, आप इसके साथ अभी से आप अपने मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आप काफी लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। मुझे बता दीजिएगा मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ आप लोग को। चलिए मैं खुद को दिख ही रहा हूँ तो आपको भी दिख रहा होगा। वेल आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके चलिए, अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग भी लाइव हो ईमानदारी से बताते रहिएगा कि कितने कितने लोग के क्वेश्चन आंसर सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, मीन्स ये है, इसका इंग्लिश में देखते हैं आप। कोई डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट जब किसी पेशेंट का दांत चेक करता है, दांत को चेक करता है, तो किस टाइप के मिरर का यूज करता है? लेंस नहीं, वो मिरर का यूज करता है। आपको ये बताना है वो कौन सा मिरर होता है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, और डी आपका बेलनाकार। ठीक है, चलिए आप अवतल को, उत्तल इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। आ जाओ भैया, या इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसे बोलते हैं कॉनकेव, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव, और समतल को क्या बोलते हैं? प्लेन। और बेलनाकार का बोल सकते हो कि आपका रॉड शेप होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए, मतलब कोई डेंटिस्ट जो होता है जब वो किसी पेशेंट के टीथ को चेक करता है, दांतों को चेक करता है, तो उसमें से वो किस टाइप के मिरर का यूज करता है? ए अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव कहते हैं, बी उत्तल जिसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और सी समतल जिसे हम प्लेन कहते हैं। आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चलिए जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं तब तक मैं ही कोशिश करता हूँ इसका आंसर देने की। आवाज मेरी आ रही है, नहीं आ रही है? चलिए आवाज मेरी आ रही है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। चलिए जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। लग रहा है कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि आंसर कौन सा सही लगा है। मैं ही बताता हूँ, देखिए जो डेंटिस्ट होता है, जो डेंटिस्ट होता है, अब आपको पता होगा उसे छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता होगा, छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता होगा। तो वो जब बात करा मिरर की, तो मिरर में वो फंक्शन देता है आपका अवतल दर्पण, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं हम? कॉनकेव कहते हैं। जो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं वो इस टाइप का शो करते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास एक स्पैचुला टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्पैचुला टाइप का टेढ़ा सा होता है, जिसको आपके टिप्स में, आपके दांतों में लगा देते हैं। जब आपके दांतों में वो लगा देते हैं इसको, तो उन्हें वो उसका जो साइज है बड़ा दिखता है। तो स्पैचुला याद रखिएगा। ठीक है, कि आपका कौन सा है, तो सीधे बोलेंगे आप सर कॉनकेव। आपका कौन सा मिरर है, तो सीधा आप चिल्ला के बोलेंगे सर कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव। डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है? कॉनकेव। एक और याद रखिएगा, जब हमारा जो जब हम व्हीकल्स चलाते हैं, जब व्हीकल्स चलाते हैं तो पूछा जाता है कि व्हीकल्स को चलाते समय उसमें जो मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, वो कौन सा होता है? तो याद रखिए वो आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, जो आपका रियर व्यू मिरर होता है वो क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स होता है। और जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो हमारा कौन सा है? कॉनकेव है। कॉन्वेक्स का काम क्या है कि आपका बड़ी चीजों को भी छोटा करके दिखाता है। क्या करता है? बड़ी चीजों को भी छोटा करके दिखाता है। यही एक रीजन है कि हमारी व्हीकल्स में आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्या बोल रहा है? नहीं है मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली ऑकरिंग, मतलब प्राकृतिक रूप से, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में, इकोसिस्टम में, सॉरी एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको जल्दी से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी ओजोन। डी हमारा क्या है? ओजोन। जल्दी से बताइएगा। आर्या गुप्ता 2 का ए, सवाना सिद्दीकी 2 का बी। ओके देखता हूं, मुझे खुद नहीं पता है, मैं आप लोग के आंसर को देख के बताऊंगा कौन सा सही है, ठीक है? भला आर्या यू आर डूइंग गुड। सवाना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है आप, कोई बात नहीं, आप सही हो जाएगा अभी। चलिए, बोल रहे हैं हमसे कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं? देखिए, जब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की, तो पता होगा जो ग्रीन हाउस गैसेस में मेन आपका आता है वाटर वेपर। मेन हमारा क्या है? वाटर वेपर, जिसको हिंदी में कहते हैं जल वाष्प। क्या बोलते हैं हम? जल वाष्प। जो जल वाष्प होता है वो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा होता है मीथेन। मीथेन है, फिर आपका CO2 है, ये सारे ऐसे, फिर नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है, ये आपके ऐसे हैं, ठीक है? ये आपके ऐसे सबस्टेंस हैं जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह? वो आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करते हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए आप कि क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो भी आपके ग्रीन हाउस गैस है, बट जो ओजोन है, ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओजोन जो है वो आपके कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अरे अभी सर थोड़ा आउट ऑफ टाउन है, ठीक है? और कल से उनकी क्लास होगी, ठीक है? पॉलिटी क्लास कल से होगी, परेशान ना होइए, ठीक है? वेल, तो यहाँ हम जो बात करें, जो ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, जो ओजोन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सिंबल हमारा क्या होता है? O3 होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है? आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे टेलीविजन में जब रिमोट इस्तेमाल करते हैं, आप टेलीविजन के लिए रिमोट इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कौन सी टेक्निक वर्क करती है? उसमें कौन सी टेक्निक वर्क करती है आपको ये बताना है। ए अवरक्त, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। अवरक्त का मतलब क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज, ठीक है? पराबैंगनी को क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज, यूवी रेज। दृश्य को क्या बोलते हैं? विजिबल रेज, दृश्य को क्या बोलते हैं हम? विजिबल रेज। और डी मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? जैसे जो हम बात करते हैं मीडियम्स की, मीडियम कहने का मतलब ये है कि टीवी में जो आप रिमोट यूज करते हैं, टीवी में जो हम रिमोट यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस, ठीक है, उसके लिए आपकी कौन सी गैस नहीं, सॉरी, उसमें आपका कौन सा मीडियम वर्क करता है, आपको ये बताना है। उसमें हमारा है अवरक्त है, पराबैंगनी है, दृश्य है, और डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कोशिश करिए बताने की कि इसमें कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्लीज ट्राई टू अटेंड दैट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सही है? एवरीवन, जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप आंसर ढूंढ रहे हैं मैं ही बता देता हूं। याद रखिएगा, जो आपकी अवरक्त किरणें हैं, कौन सी? जो आपकी अवरक्त किरण होती है जिनको हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, जो हम ब्लूटूथ की बात करते हैं या फिर हम ब्लूटूथ की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं अगर रिमोट की, तो टीवी में जो रिमोट वगैरह होता है, तो उनमें जो मीडियम वर्क करता है वो आपका इंफ्रारेड वर्क करता है। कौन सा? इंफ्रारेड। अथर्व पांडे 3A, वाल्डन अथर्व, वाल्डन या अथर्व, गुड, गुड अथर्व। ओके सवाना बी, नो सवाना दैट्स नॉट बी, कोई बात नहीं, आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है? आर्या 3A, वाल्डन आर्या। अच्छा लाइव नहीं आ रहा है क्या मेरे में? Why comments are not visible to me? Okay, या चलिए अब कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए, नाउ आई एम एबल टू सी कमेंट्स। वेल,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन का मतलब होता है चिलिंग, मतलब चिलिंग, चिलिंग कह सकते हैं, कूलिंग कह सकते हैं, चिलिंग या कूलिंग। खाद्य प्रशिक्षण को बोलते हैं हम, इसको हम फूड प्रिजर्वेशन, क्या बोलते हैं हम? फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। जो आपका चिलिंग है, कूलिंग है, वो फूड प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल होता है। क्यों? ए, बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब जीवाणुओं को मारकर। बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, मीन्स जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उनकी स्पीड को कम करके। सी, एंजाइम की स्पीड को कम करके या एंजाइम की एक्टिविटी को कम करके। और डी, जो आपके एडिबल सब्सटेंस है, खाद्य पदार्थ है, उनके ऊपर बर्फ की एक लेयर से ढककर। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, आप सभी को जल्दी से बताना है। आर्या बोलिए 4 का डी। आर्या 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 कहाँ दिमाग है आर्या, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, आंसर मिल जाएगा। वेल अथर्वा 4 बी। वेल अथर्व, यू आर डूइंग गुड। देखिए क्या हो रहा है, जब हम चिल करते हैं, जैसा आप मान लीजिए कि ऐसे देख लीजिए, आप जो फ्रिज में रखते हैं, जो नहीं कि आप कहीं रखें, आप फ्रिज में जो रखते हैं तो क्या करता है, तो फ्रिज में हम खाना रखते हैं, कुछ भी एडिबल सब्सटेंस रखते हैं, वो खराब नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन ये होता है कि जब चिलिंग, जो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो भी उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होने वाली होती हैं, जो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होने वाली होती है, वो नहीं होती हैं। और जब बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो वो सब्सटेंस क्या होगा, हमारा खराब नहीं होगा। ऑप्शन बी, जिन्होंने भी आपका ऑप्शन बी लगा रखा है, आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देम, ठीक है, उन्हें अपनी ताली बजा लेनी चाहिए। वेल डन, बहुत अच्छा है। ऑप्शन जो बी लगा रखा है आपने, कि जो आपकी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनकी स्पीड को कम कर देता है। और जब बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड कम होगी तो उसमें आपका फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा या कह सकते हैं खराब नहीं होगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, आई मीन प्यूरिफाई करने के लिए, इनमें से कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर? ठीक है, अब इन सब की हिंदी कुछ नहीं होती है, सॉरी इंग्लिश नहीं होती। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यू हैव टू चूज, इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से आप चूज करिए सभी लोग, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, फटाफट चूज करिए। अथर्व पांडे जी 5 का बी। ओके अथर्व, लेट मी चेक, थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए मुझे खुद आंसर नहीं पता इसका। आर्या गुप्ता जी 5 बी, वेल डन आर्या, डूइंग वेल, अच्छा कर रही है। सबाना सिद्दीकी 5 सी। नो सबाना, दैट्स नॉट, 5 का सी नहीं है, सही नहीं है। देख लेते फिर भी, आइए, मुझे खुद इसका आंसर नहीं पता भाई, आप लोग जब आंसर देते हैं तो फिर उसमें से टैली करके मैं बताता हूँ कौन सा सही होगा, जिसमें वोटिंग ज्यादा वो आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेरी फास्ट। वेल आइए देखते हैं। जब भी आपने न्यूज देखा होगा, सब जगह देखा होगा, तो ये पीने का पानी होता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्यूरिफाई करने के लिए अगर गैस के फॉर्म में डालेंगे तो हम क्लोरीन ही डालेंगे। तो जिन्होंने भी आपका क्लोरीन लगा रखा है, आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों से प्रभावित नहीं होता है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अफेक्टेड बाय टाइगर मॉस्किटो? Which of the following disease is not affected by tiger mosquito? इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि आपका टाइगर मॉस्किटो से अफेक्टेड नहीं होता है? फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, या क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सी डिजीज है जो टाइगर मच्छरों के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती है? फटाफट बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये और कंफ्यूजिंग भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फटाफट बताइएगा सभी लोग। I am still waiting for a response. रिया यादव 6 का डी। वेल डन रिया, डूइंग वेल। आर्या गुप्ता 6 का डी। वेल डन आर्या, डूइंग वेल। अथर्व पांडे जी 6 का डी। भाई सभी लोग जब डी बोल रहे हैं तो मैं भी डी मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता है, तो चलिए मैं डी मान लेता हूँ। एक और डी आ जाए सही है। सवाना सिद्दीकी जी डी, या सवाना इज राइट, एवरीवन इज राइट देयर, बिकॉज डी सही है, क्योंकि
जो आपका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी होगा ये, जो आपका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, ये सारे तो फैलते ही हैं। जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, ये आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो के चलते फैलता है, ठीक है। जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, इसका जो वेक्टर वो जो होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, जिसको फैलाने में काम करता है, ठीक है। और याद रखिए क्यूलेक्स मॉस्किटो और जापानीज इंसेफ्लाइटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर। आज से 5 से पहले इसका बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। अभी देखिए बरसात का सीजन आ रहा है, तो देखिएगा इसके जो पेशेंट है, इनका नंबर ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और खासकर किस एरिया में, जैसे जो आपके तराई के क्षेत्र है, जैसे नेपाल वगैरह के जो तराई के क्षेत्र है, जहां बारिश ज्यादा होगी, वहां पानी लगेगा, तो मच्छर इनको तेजी से फैलाते हैं। तो क्या नाम है इसका? जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और हिंदी में क्या कहते हैं हम? दिमागी बुखार, या इसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बातें करेंगे हम धीमे धीमे करके। तो याद रखिएगा, जो आपका गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, गोरखपुर, महाराजगंज, जो आपका नेपाल से थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, जो नेपाल से कम डिस्टेंस पे है, वहां पे डिजीज और ज्यादा मिलती है। फिर आपका सिद्धार्थनगर हो गया, फिर आपका बहराइच का क्षेत्र होगा, जो आपका बेल्ट कह सकते हैं, अगर आपको मैप याद हो, तो जो आपका नेपाल से चिपका हुआ क्षेत्र है, चूंकि वहां बारिश ज्यादा होगी, तो फिर ऑब्वियसली इसका रीजन है, ठीक है। चलिए आप सवाल से देखिए डी, दिस टाइम एवरीवन इज राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मिलाना है एक टेबल ए टू टेबल बी, आपको मिलाना है विच, आइए मैच करते हैं, मुझे खुद नहीं पता है, मैं इंग्लिश बस बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय वन को बोलते हैं हम आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, देन ये आपका शंकु वृक्ष बोलते हैं, मतलब कोन शेप्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका है ये मैनग्रोव, मैनग्रोव, और नेक्स्ट आपका है डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये वो एरियाज हैं जहां पे मिलेगा। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, अदरवाइज फिर मैं इसका आंसर देता हूं। अगर एक आध भी आपने मिला लिया, अगर आपने एक आध भी मिला लिया, तो पक्का आप इसका आंसर दे देंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए आप कोशिश करिए, अदरवाइज देखिए थोड़ा सा दिमाग देखिए, पतझड़ की बात करते हैं, इसके पत्ते झड़ जाते हो। जो पतझड़ के वन होंगे वो कहाँ होंगे? वो मेनली आपके राजस्थान टाइप के एरिया में होंगे। कहाँ पे होंगे? राजस्थान में। तो एक राजस्थान से मिलाइए, देखिए आंसर मिल जाएगा। आर्या गुप्ता जी बोल रही है 7 का डी। आर्या मुझे पता नहीं है, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं, ठीक है। 7 का डी आपने बोला है। अथर्व पांडे जी बोल रहे हैं सर 7 का है, ठीक है अथर्व, देख लेता हूं मैं। और भी लोग कंसर्न आंधी फिर देख लेते हैं। 7 का इन्होंने बोला, ठीक है। ओके 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 ओके, एक तो मिला लीजिए आप। एक जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूं आपको। मुझे पता है कि दो आपके पतझड़ वन होते हैं, जिनके बार बार झड़ जाते हैं पत्ते, वो आपके राजस्थान में मिलेंगे। एक मुझे पता था, ठीक है, एक मुझे पता था जो मैंने आपको बता दिया। रिया यादव 7 का डी। ओके रिया, देखते हैं। चलिए जब सब लोग डी बोला, देख हो सकता है डी सही हो। देखिए जो आपके पतझड़ वन होते हैं, जिनके पत्ते बार बार झड़ जाते हैं, वो आपके यहाँ मिलेंगे। शंकु मतलब कोन शेप, जो अब जो भी आपके कोन शेप ट्रीज होते हैं, जैसे मान लिया आपने देखा होगा अशोक का ट्रीज जो होता है इस टाइप का, जो भी आपके कोन शेप ट्रीज होते हैं, वो मेनली आपके हिली एरियाज में मिलते हैं। हिली एरियाज में कह सकते हैं, माउंटेनियस एरियाज में मिलते हैं कोन शेप। जहां भी बात, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उन्हीं एरियाज में आपके कोन शेप्ड मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये शंकुधारी जिसको हम कोन शेप्ड कहते हैं, ये कहाँ मिलेगा? आपका हिमाचल प्रदेश। तो बी का 2, आइए मिलाते हैं बी का 2। तो बी का 2 हम मिला रहे हैं, तो एक यहाँ पे सही है, एक यहाँ पे सही है, तो इन दोनों को तो हम हटा देते हैं। तो बी और सी जिसने लगाया भाई पहले गलत है आप लोगों का, ठीक है। और डी का 3, डी का 3 ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब आइए दो और मिला लेते हैं। जो आपको पता होगा, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो आपके सुंदरबन में है। तो सी का 1, सी का 1 कहाँ है भाई? सी का 1 या सी का 1 या डी, वर्ल्डन। जिन्होंने आपका डी लगा रखा है, जिन्होंने भी अपना डी लगा रखा है, आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देमसेल्फ, उन्हें अपने लिए ताली बजा लेनी चाहिए। सबका सही, वर्ल्डन, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता मतलब कमी से कौन सा रोग होता आता है? बच्चों में जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, तो इसमें से कौन सी डिजीज हो जाती है? आपको जल्दी से बताना है। जब बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसमें से कौन सी डिजीज हो जाती है? आप जल्दी से बताइएगा सभी लोग। या जब बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है? इन सब की किसी की हिंदी नहीं होती, सब डिजीज के नेम है। मरासमस के मरासमस ही होता है, पिलाग्रा का पिलाग्रा ही होता है, वेरी 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 रिकेट्स है, ये निकेट्स नहीं रिकेट्स होता है।
रिकेट्स का रिकेट्स ही है, ठीक है। आपको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप कोशिश करिए बताने की, ठीक, या फिर मैं ही बताऊं। अथर्वा जी 8 का डी, अथर्व 8 का डी। देखिए मुझे खुद नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। अच्छा आप लोग 8 का आंसर दे रहे हैं, अर्लिन, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया, लगा थोड़ा मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। अथर्व बोला 8 का डी, रिया 8 का ए, आर्य गुप्ता 8 का ए। वेल हो सकता है 8 का ए हो, देख लेते हैं। आइए देखिए, जो बच्चों को प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन कमी, तो ये इससे आपका मेरास्मस हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। जब बात करते हैं बेरी बेरी, जो बेरी बेरी होता है थायमिन की कमी से, ये आपका जब बॉडी में थायमिन की कमी होती है तो बेरी बेरी हो जाता है। और एक इसका साइंटिफिक नेम है आपका B1, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमिन होता है। और जब आपकी बॉडी में थायमिन की कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी होगा। पिलाग्रा, जो पिलाग्रा होता है ये आपका विटामिन B3, कौन सा, विटामिन B3 की कमी से होता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन होता है, विटामिन B3 बोलते हैं, ठीक है। और मेरास्मस हमारा क्या है, प्रोटीन। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, सवाना जी 8 का है, वर्ल्ड सवाना डूइंग वेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुपोषण को इंग्लिश से बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, क्या बोलते हैं हम, यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, तो कह रहा है यूट्रिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा सही है, ए या जल निकाय। जल निकाय का मतलब वाटर बॉडीज, जल निकाय का मतलब क्या, तो वाटर बॉडीज के पोषक, पोषक मतलब न्यूट्रिएंट लेवल, पोषक तत्व संवर्धन को बोल सकते हैं हम इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट लेवल, न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज करने की एक घटना है। सेकंड बोलता है यह जल में घुलित ऑक्सीजन, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, क्या डिजोल्व ऑक्सीजन, यह जल में डिजोल्व ऑक्सीजन को कम करता है। अब देख लीजिए कौन सा सही है, मुझे खुद इसका आंसर नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, या ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट आपको बताना है इसका कौन सा सही होगा। एवरीवन जल्दी से कोशिश करिए, बताइए इसका कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। आर्य गुप्ता जी बोल रहे हैं 9 का ए, ठीक है आर्य देखने दीजिए। सवाना सिद्दीकी जी 9 का ए, ठीक है। आर्या ने चैट डिलीट कर दिया, मतलब आर्या को सही समझ रहे थे, कोई बात नहीं आर्या, ठीक है देख लेते हैं हम, ठीक है किसके सही जा रहा है। एक तो लाइव में भी ऐड आने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जल्दी से बताइए इसमें से किसका सही है। आर्या फिर से, रिया 6 का डी, 6 का डी अच्छा लग रहा है कमेंट। सवाना 9 का ये बोला आपने, ठीक है। और भी लोग को देख लेते क्या लोग बताते हैं, जल्दी से बताइए सब लोग किसका कौन सा सही है। चलिए और जल्दी से बताइएगा कि इसका कौन सा सही है। देखिए जब यूट्रिफिकेशन की बात करते, किसकी, जब यूट्रिफिकेशन की बात करते कुछ चीजें याद रखिएगा। आइए किससे लिखो, या चलिए जब हम यूट्रिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूट्रिफिकेशन की, तो यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है। यूट्रिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं हम। यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके चलते इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज, जो भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, तो वाटर बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है, किसका लेवल, वाटर बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है, वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट का लेवल है, न्यूट्रिएंट का लेवल कैसे बढ़ेगा, तो आपको पता होगा जो हमारे सीवेज का वाटर जा रहा है घरों में का, जो अनट्रीटेड वाटर जो कि आपका वाटर बॉडीज में चला जाता है, तो आपको पता होगा ये सारे जो घरों के जो सीवेज का वाटर निकलता है या फैक्ट्रीज से जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, तो वो जब आपका जैसे मान लीजिए किसी रूके, जैसे कोई तालाब हो गया, कोई झील हो गया, उसमें जब वो चला जाता है तो चूंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ा देता है, पानी का न्यूट्रिएंट लेवल। और जब पानी का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम, यूट्रिफिकेशन, क्या कहते हैं उसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं, क्या कहेंगे, यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब यूट्रिफिकेशन के थ्रू होता क्या है, जब यूट्रिफिकेशन होता है
तो जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, जिसको इंग्लिश में वाटर हाइनीथ कहते हैं, कुछ शैवाल, कुछ एल्गीज हैं जो पूरे के पूरे तालाब को कवर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ स्पीसीज को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। जब कुछ स्पीसीज को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल जाएगा तो उनमें ग्रोथ ज्यादा होगी, तो पूरे पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे। अच्छा, पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे तो होगा ये, नीचे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नीचे जो ऑर्गेनिज्म है, जो नीचे आपके ऑर्गेनिज्म है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो उससे जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उनकी बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी क्या करता है, ये आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। या जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन घटना है, बिल्कुल, ये जो आपकी जो वाटर बॉडीज है उसमें न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज करता है, दैट्स ट्रू। या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आपका वाटर हाइनीथ वगैरह टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, जब ये आपके जब ये आपके पानी में आएंगे तो ये जो आपका डिजोल्व वाटर है उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। जब डिजोल्व वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपके डिजोल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देंगे। तो बोथ आर ट्रू, तो इस कंडीशन में सारे सही है, मींस बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन सी इज देयर, जिन्होंने सी लगा रखा है आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव गतिविधियों से नैसर्गिक परिवर्तन करता चला, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियों को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड जो कह सकते हैं कि जो आपका सिस्टम होता है, आपका इन्वायरमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी से अगर कोई इन्वायरमेंट आपका अफेक्टेड है तो उसे क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। अच्छा, इंग्लिश ए, नैसर्गिक पर्यावरण को हम बोलते हैं आपका नेचुरल एनवायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक को एंथ्रोपोजेनिक ही कहते हैं। शहरी पर्यावरण को हम बोल देंगे आपका सिटी, क्या बोल देंगे हम, आपका सिटी इन्वायरमेंट। और आधुनिक को क्या बोलेंगे, मॉडर्न इन्वायरमेंट। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा है शायद, मुझे लग रहा है ये। देखिए जब भी बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करता है, जब भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, किसी आप ही क्लास में किसी ने बताया था, एंथ्रोपोलॉजी। एक हमारा सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, नृविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी नृविज्ञान कहते हैं। नृविज्ञान का मतलब ये होता है कि हम साइंस को जब हम हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सेम कोरिलेशन यहां लगाइएगा कि जहां पे भी हम ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं तो आपका एंथ्रोपोजेनिक होगा। क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक। तो चूंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते आपका अगर कोई इन्वायरमेंट आपका खराब हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहेंगे हम, एंथ्रोपोजेनिक आपका इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया दे शुड क्लैप फॉर देम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू से। देख लेते हैं। ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ध्रुव मतलब पोल्स होता है, इक्वेटर से पोल की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। मतलब ये मैं इसे समझा देता हूं। देखिए ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी तरफ जाते हैं तो हमारे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऊपर हम जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। पता नहीं भाई। बी बोल रहा है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। बी ये बोल रहा है कि जो आपके टेम्परेट रीजन वाले होते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, मुझे खुद नहीं पता। सी बोल रहा है कि जो आपका मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलती है, हो सकता है भी सही हो। डी हमसे बोल रहा है कि जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी इक्वेटर से जब मूव करते हैं, आपका मतलब
जो आपका टेम्परेट रीजन से जब मूव करते हैं हम आपका पोल्स की तरफ, तो डिक्रीज करती है। स्टेटमेंट आप समझ रहे होंगे, तो इसका आंसर देने की कोशिश करें कौन सा सही है। चलिए, नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं। देखिए होता क्या है, पहला स्टेशन कि आपका इक्वेटर से आपका ध्रुवों की ओर, इक्वेटर से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, आ जाओ भैया, इक्वेटर से करूंगा तो क्वेश्चन लेट हो जाएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं। इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो आपकी बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो पानी कम होगा, मतलब पूरी की पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फिनोमिनन्स चाहिए, जो कंडीशन, वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ऊपर आपका इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगा रखा है, बिकॉज इट्स रॉन्ग, ये हमारा क्या रॉन्ग है, जो आपका ऑप्शन ए है रॉन्ग है, तो 11 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक होल की जानकारी किसने सर्वप्रथम दी थी? ब्लैक होल की जानकारी किसने सर्वप्रथम दी थी? अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस क्लास में इसको बताया था, दैट हु हैज गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक होल, किसने आपका ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी? ऑप्शंस आपके पास है, ए हरमन बांडी ने, बी मेघनाथ साहा ने, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, और डी हमारा है जेवी नार्लिंकर ने। जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, किसने हमें ब्लैक होल के बारे में बताया था? आप नहीं बताएंगे तो फिर ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क है। आपको सर्च करके कमेंट में लिखना होगा कौन सा सही है। एक आध मैं हटा देता हूं, आपका डी भी नहीं है और आपका ए भी नहीं है, आपको बी और सी में चूज करना है कि बी सही है या सी सही। यू हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी, आपको बी और सी में चूज करना है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है आप सभी को चूज करना है। मुझे इसका आंसर खुद नहीं पता है, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया है, दो मैंने एलिमिनेट कर दिए, एक आपका ए भी नहीं होगा और एक आपका डी भी नहीं होगा। अब आपको बी और सी में चूज करना है कौन सा सही है। एवरीवन, आपको ये चूज करना है कौन सा सही है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, आज कल परसों नरसों जब भी आपको मौका मिले, आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, किसमें से कौन सा सही है, बी सही है सी सही है, जल्दी से बताइएगा मुझे। अदरवाइज मैंने इस क्वेश्चन को होमवर्क तो आपको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, नहीं याद है आप सर्च करिएगा, और सर्च करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका कौन सा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न में से कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ये जो आपका रियर व्यू होता है उसमें हम कौन से मिरर का यूज करते हैं, लेंस ने मिरर का। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान दिया होगा, पहले क्वेश्चन में सेम रिपीट हुआ था, जो आपका पहला क्वेश्चन था वहां मैंने इसको समझाया भी था। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही है। ए उत्तल दर्पण का, उत्तल है ये, उत्तल दर्पण को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समतल दर्पण को, तो समतल दर्पण को हम प्लेन बोलते हैं, और गोली दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। अब आपको ये बताना है, इन सब में चूज करिएगा कौन सा सही है। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन जो उठाया था उसी में इसका आंसर है। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन था ये, तो अगर आप वीडियो की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपने देखा है, मैंने भले आप देखिए, मैं उस क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं। अगर आप वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आपको पता मेरी आदत है कि एक बताता हूं उसका 3 मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए सेम ऑप्शन था, और मैंने क्या लिखा था, क्या कि जो कॉन्वेक्स होता है वो कहाँ यूज होता है, आपका रियर व्यू में। तो देखिए एक ही साल में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन में क्या था हमारा, उत्तल। अब आइए चलते हैं अपने इस ऑप्शन में, आ जाओ भैया, कहाँ गए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 13 था। ठीक है, चलिए अब आपको इसका आंसर देना है कौन सा सही है। भाई अब तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं कि सर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, क्योंकि रियर व्यू में कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि आइंस्टीन को जो नोबेल दिया गया था वो क्यों दिया गया था। आइंस्टीन साहब को जो नोबेल प्राइज दिया गया था क्यों दिया गया था? ऑप्शन हमारे पास, ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, बी ब्राउनन मूवमेंट के लिए, सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, और डी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। और डी हमसे क्या बोल रहा है, जो ठोस सबस्टेंस है उनकी विशिष्ट ऊष्मा के लिए।
जो भी लाइव है फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सही है। देखिए, याद रखिएगा जो आइंस्टीन साहब थे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था फिजिक्स में भी, ठीक है, तो इनको बट जो आपका नोबेल प्राइज दिया गया था, वो आपका लोग आंसर सीधे लगाएंगे सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि गलत है। इनको जो आपका नोबेल दिया गया था, ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन्होंने जो फोटोन के बारे में बताया था, ठीक है, फोटोन के बारे में बताया था, एनर्जी बंडल्स के बारे में बताया था, इसीलिए इनको प्राइज दिया गया था। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन ए लगा रखा है, सॉरी ऑप्शन सी सबका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर दर्पणों के मध्य रखने में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए कि हमने आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए हमारा कैंडल ही हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, दो हमने मिरर रख दिए, दोनों तरफ हमने क्या कर दिए, हमने दो मिरर रख दिए। ठीक है, चलिए, दोनों ही आपका प्लेन मिरर है। अब आपको ये बताना है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत बार पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये बताना है इसके कितने इमेज बनेंगे। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं हम, तो किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम देख लीजिएगा, कितने इमेज बनते हैं आपको ये बताना है। जल्दी से कोशिश करिएगा भाई, आज मैक्सिमम लोग सो रहे हैं क्या। आसान आंसर है भाई, फटाफट दीजिएगा। कि अगर हम लाइट के सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए दो आपके मिरर्स है, दो मिरर्स है, उनके बीच में हमने एक लाइट का सोर्स रख दिया है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा उसका रीजन होगा, या एवरीवन इसमें से इसका कौन सा रीजन होगा, मतलब कितने इसकी इमेज बनेंगे, फटाफट बताइएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 8, और ऑप्शन डी अनंत। ऑप्शन डी हमारा क्या, अनंत। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए, जब तक आप आंसर देंगे तब तक मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए, 3-4 क्वेश्चन याद रखिए जो इससे बनते हैं। पहली बार तो ये पूछा जाता है, पहली बात तो ये पूछा जाता है कि कोई इंसान आपका 6 फीट का है, कोई इंसान आपका 6 फीट का है, तो उससे अपनी प्रॉपर लेंथ देखने के लिए, उससे अपनी प्रॉपर लेंथ देखने के लिए किस हाइट का प्लेन मिरर चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप सीधे जो आपकी हाइट हो या जिस इंसान की हाइट हो उसका हाफ कर दीजिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 फीट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 फीट। मतलब ये कहने का है कि जो आपका, ठीक है, जब हम बात करेंगे हम, ठीक है, जो हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के इमेज देखने की, कि उसको अपना फुल इमेज देखने के लिए उसे क्या चाहिए होगा। सिंपल आप बोलेंगे सर उसका फुल इमेज देखने के लिए, ठीक है, किसी भी इंसान को अपना फुल इमेज देखने के लिए, फुल इमेज की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी इंसान को फुल इमेज देखने के लिए उसकी हाइट का हाफ, मतलब अगर कोई 6 फीट का है तो उसे चाहिए 3 फीट का मिरर, अगर कोई 1.5 फीट का है तो उसे चाहिए आपका 0.75 मिरर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप छोटे होंगे तो आप भी चलते होंगे, देखते होंगे दुकानों पे मिरर लगे होते हैं, और आप जल्दी से चलते हैं अपना इमेज देखते हुए, तो आप क्या देखते हैं कि आपका इमेज आपसे पहले निकल जाए। सपोज करिए कि एक मिरर है, ये एक मिरर है, और मैं इसके सामने से ऐसे गुजर रहा हूं अपना फोटो देखते हुए, मतलब अपने आप को देखते हुए, तो क्या रीजन है कि मेरी स्पीड लगता है मुझसे ज्यादा है, ऐसा क्या रीजन है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है जो आपकी स्पीड है उसका डबल कर लीजिए। मतलब ये कि अगर आप 2 मीटर पर सेकंड, अगर आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मिरर में आपकी स्पीड ठीक डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठीक डबल हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर मिरर में स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यही एक रीजन है कि जब आप किसी मिरर के सामने से गुजरते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, इसको देखते रहिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, मतलब धान का जो खेत होता है उससे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। वर्ल्डन, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। अगर आप काफी दिन से मुझे सुन रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर तो पक्का पता होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए फिर भी मैं बताता हूं कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, कि धान के खेत से जो उत्सर्जित होती है उस गैस का नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी मीथेन। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सा सही है। जब तक आप कमेंट ढूंढते हैं मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखिए, जो धान का खेत होता है, याद रखिए जो भी धान हम बोलते हैं पैडी बोलते हैं, ठीक है, तो धान के खेत में मिनिमम 4 सेंटीमीटर तो पानी हमेशा होता है, मिनिमम 4 सेंटीमीटर पानी हमेशा होता है। और एक गैस होती है आपकी मीथेन,
एक गैस क्या होती है, मीथेन, ठीक है, इसको मीथेन या मीथेन बोलते हैं हम, इसको मीथेन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डंग गैस। क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है डंग गैस, इसको हम डंग गैस बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम देते हैं गोबर गैस। हिंदी है भाई, कुछ और मत सोचिएगा, इसकी हिंदी क्या होती है, गोबर गैस होती है, ठीक है। चलिए, क्यों हम डंग गैस बोलते हैं, हम इसको डंग गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जो भी मवेशी होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, जो आपके कह सकते हैं कि ममेलियंस होते हैं, उनका जो गोबर होता है उनमें आपका मीथेन मिलती है, जो कि मीथेन से मिल रहा है, इसलिए उसको गोबर गैस या हम डंग गैस कहते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। आप कहेंगे सर मार्श गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्श का लैटिन में मतलब होता है, मार्श का लैटिन में मतलब होता है दलदल। मार्श का लैटिन मतलब क्या होता है, दलदल। तो मतलब दलदल कहाँ लगेगा, जहां पानी सड़ेगा उसी को दलदल कहेंगे। तो चूंकि दलदली भूमि की गैस निकलती है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम, मार्श गैस बोलते हैं। तो इसको आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ और कहाँ निकलता है, तो यहां से कोरिलेट करिए, बोला धान के खेत में सर्जित होती है। तो धान का जो खेत होगा उसमें हमेशा पानी होगा, मैंने आपको बताया होगा, जब पानी होगा वहां दलदल बनेगी, तो कौन सी गैस निकलेगी, मार्श गैस। मार्श गैस का दूसरा नाम क्या हमारा है, मीथेन है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया होगा, आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देम, उन्हें अपने लिए तो पक्का ताली बजाई लेनी चाहिए। कुछ और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है, जो आपकी दीमक की बॉम्बी होती है, इसकी दीमक की, दीमक शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा, गांव वाले तो पक्का दीमक देखे होंगे। दीमक की जो बॉम्बी होती है, बॉम्बी मतलब बॉम्ब नहीं है, वो जो छोटा सा अपने घर बनाते हैं मिट्टी टाइप का, जो दीमक की बॉम्बी होती है उसमें भी आपका यही मीथेन गैस ही होती है, ठीक है। उसमें भी क्या होती है, आपकी मीथेन गैस ही होती है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में कल कल ही छोटा सा प्यारा सा देश है नॉर्वे, नॉर्वे ने ये बोला है कि अब जो लोग भी अपने यहाँ मवेशी रखेंगे, अब जो लोग भी अपने यहाँ मवेशी रखेंगे, कल ही की बात है, न्यूज़पेपर हो सकता है कल या परसों मिले आपको, जो लोग भी अपने घरों में मवेशी रखेंगे उनसे हम कार्बन टैक्स लेंगे। क्यों कार्बन टैक्स लेंगे, क्योंकि जो मवेशी होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, गाय भैंस वगैरह इस टाइप के जो मवेशी होते होंगे वहां पे, तो फीकल मैटर निकालेंगे, मतलब गोबर निकालेंगे, और गोबर से क्या निकलेगा, मीथेन निकलेगा। और मीथेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्या लॉजिक है उनका, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपके ऐसे मवेशी रखेंगे उनको हम चार्ज करेंगे कार्बन टैक्स, पहली बात। दूसरी बात, उन लोग तीन चार बातें बोली है जो हमारे काम की थी, यही बातें थी कार्बन टैक्स वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरित क्रांति संबंधित है, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे कोरिलेट करता है, किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, मोटे अनाज के उत्पादन से, मतलब मिलेट्स वगैरह के उत्पादन से, बी दलहन से, मतलब लेग्यूम्स के उत्पादन से, सी गेहूं के उत्पादन से, और डी तिलहन के उत्पादन से, मतलब कह सकते हैं कि ऑयल सीड्स के उत्पादन से। जल्दी से जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बस देखिए काफी लोग लाइव रहते हैं, पर पता नहीं क्यों आप लोग शर्मा जाते हैं। भाई शर्माया ना करिए, आंसर देने में कोई शर्म की बात नहीं है, दो ही काम होगा भाई, या तो गलत होगा या सही होगा। अच्छा आप आंसर दे रहे हैं, अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। आर्या 17 का है, अच्छा सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आप सभी ने आंसर दिए, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा लैपटॉप में देख रहा था। वर्ल्डन आर्या सबके आंसर सही थे, मतलब सब सही थे, ठीक है। वर्ल्डन सबनम 17 का सी, वर्ल्डन सबनम 17 सी, आर्या आर्या 17 सी, ठीक है। आर्या गुप्ता 17 ए, नहीं आर्या 17 का ए नहीं होगा, ठीक है, 17 का ए नहीं होगा, बाकी सबका सही है। सॉरी मैं कमेंट नहीं ध्यान दे पाया आप लोग के, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए क्योंकि जो हरित क्रांति होती है इसको क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये आपके गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो क्या नाम है इसका, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम इनका है, नॉर्मन बोरलॉग। ये पूरे वर्ल्ड के हैं, जब पूरे वर्ल्ड के लिए पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल भी मिला था, और आप कहेंगे सर नोबेल तो एग्रीकल्चर में होता नहीं है, तो इनको जो नोबेल मिला था शांति के लिए मिला था। पीछे से पूछा इसलिए बता रहा हूँ, इनको नोबेल किसके लिए मिला था, शांति के लिए। याद रखिएगा, इन्हें नोबेल किसके मिला था, शांति के लिए मिला था। दो क्वेश्चन आपके पीछे से तैयार हो गए। नेक्स्ट अब इंडिया में हम आएंगे, इंडिया में, तो इंडिया में आपके एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, जो आपके एम एस स्वामीनाथन जी हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने आपके जो गेहूं है, गेहूं के लिए बहुत ही अच्छे हाइब्रिड सीड्स बनाए थे, जिन जो कि आपका बहुत ज्यादा हमारी यील्ड बढ़ गई, हमारी पैदावार जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई। आर्य गुप्ता 17 सी, या दिस टाइम एवरीवन इज राइट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमारी यील्ड बढ़ गई। तो याद रखिएगा
तो आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन मिली किससे डिपेंड करे? आपका गेहूं के उत्पादन से। फिर एक और क्वेश्चन ये बनता है, स्टेट पीसेस में आया था कहीं, कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन से किन राज्यों को सबसे अधिक फायदा हुआ है? तो सिर्फ दो राज्यों का नाम लीजिएगा, एक आपका पंजाब है, पंजाब, और एक हमारा क्या है? हरियाणा। एक पंजाब एक हरियाणा, इन्होंने सबसे अधिक फायदा उठाया क्योंकि गेहूं यही ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर यूपी में पूछा जाए कि यूपी में किस क्षेत्र ने ज्यादा फायदा उठाया, तो सीधे बोलेंगे सर पश्चिमांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इसका ज्यादा फायदा उठाया। ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उन्हीं की बात करता हूँ और फर्जी बात नहीं करता, ठीक है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो भी समझ सकते हैं, वो रेडियो नहीं है। यहाँ पे जो चिप्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए सबसे बेस्ट सब्सटेंस क्या है? ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा मतलब कॉपर, और डी चांदी। इतनी इंग्लिश आपको आती होगी। आपको जल्दी से बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम इनमें से किस मेटल का यूज करेंगे। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम इनमें से किस मेटल का यूज करेंगे। एवरीवन, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। चलिए, जब तक आप ढूंढ रहे हैं मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनमें जो चिप्स बनते हैं उनके लिए हम सेमी कंडक्टर्स का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, तो उनके लिए हम सेमी कंडक्टर्स का यूज करते हैं। ओके, रिया बोल रही है 18B, आर्या 18B, सवाना 18C। नो सवाना जी, 18C सही नहीं है, और रिया और आर्या आपका सही है 18B। क्योंकि सिलिकॉन, मैंने आपको हिंट दिया ना कि जो आपके जो भी ट्रांजिस्टर्स बनाने में, आपके मोबाइल चिप्स में, कहीं पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम सेमी कंडक्टर्स का यूज करते हैं। और मैंने बताया दो ही मेन ज्यादा एलिमेंट है, एक आपका सिलिकॉन है, दूसरा हमारा क्या है? जर्मेनियम। दूसरा हमारा क्या है? जर्मेनियम। ये ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका ज्यादा यूज होता है। अगर सिलिकॉन ना दिखे, जर्मेनियम दिखे, तो वो भी सही हो जाता, बट चूंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, का सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट किस स्थान पर है? इन सब की हिंदी नहीं होती भाई, सॉरी, इन सब की इंग्लिश नहीं होती, देख लीजिएगा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका सेक्रेटरीट या सचिवालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ, ये बता दीजिएगा। ए पेरिस, बी न्यू दिल्ली, सी गुरुग्राम जिसको हम गुड़गांव कहते हैं, और डी न्यूयॉर्क। आपको जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही है, या 19 है? क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही है, फटाफट बताइएगा सभी लोग। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही है। रिया बोल रही है 19 का सी। रिया, मुझे खुद नहीं पता है, मैं पहले आपके आंसर देखता हूं फिर मैं बताऊंगा कौन सा सही है। चलिए, हो सकता है रिया सही हो आप, पहले मैं सबके आंसर देखूं तब मैं बताऊंगा किसके आंसर सही है। चलिए, और लोग के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए, याद रखिएगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें कुछ कंट्रीज इसके संस्थापक सदस्यों में से है, और उन संस्थापक सदस्यों में से भारत आपका मेन है। ठीक है, उस संस्थापक सदस्यों में भारत आपका मेन है। आर्य गुप्ता सी, या आर्या यू आर राइट। ठीक है, सवाना आप भी सही है, भैया लगभग सभी लोग सही हैं। ये आंसर आपका सभी का सही है, क्योंकि देखिए जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो ये आपका यूके हो गया और इंडिया ने मिलकर बनाया था, इसकी स्थापना की थी। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। इसका मुख्यालय कहाँ आपका? गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, आपको ये बताना है। ऊन, उनको जानते होंगे आप, ऊन एक प्रोटीन है, आई डोंट नो सही कि गलत है। रेयन रूपांतरित स्टार्च है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन एक कार्बन का अपर रूप है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है, आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा सही है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं, लग रहा है मैं लाइव नहीं हूँ क्या। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए और बताइए कौन सा सही है। चलिए, अच्छा सबका सही है। आर्या गुप्ता जी 20 का सी। आर्या 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 20 का सी। देखते हैं आर्या, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है,
तो देख लेता हूं मैं किसके आंसर सही है। देखिए चलिए, होता क्या है, जो ऊन है एक प्रोटीन है, ये बिल्कुल सही है। जो ऊन है ये प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? प्रोटीन की तरह वर्क करता है ऊन, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, हमारे नाखून हो, किसी भी एनिमल के अगर नाखून हो, किसी भी एनिमल के आपके नाखून हो या बाल हो, आपने भी जोड़ लीजिएगा, किसी भी एनिमल के नाखून या बाल होंगे, किसी भी एनिमल के सवाना जी बोले ऑप्शन का डी। देखता हूँ बाबू, मुझे खुद नहीं पता, देख लेते हैं, ठीक है। रिया बोली ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऊन, तो देखिए ऊन जो होता है वो नेचुरल एनिमल से बनता है भाई। आप खरगोश हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, उसकी बॉडी से मिलेगा ना। और मैंने क्या बोला है, किसी भी एनिमल का जो नाखून होता है, नेल्स हो है, नेल, किसी भी एनिमल का नेल हो गया, हेयर हो गया, मतलब बाल और नाखून किसी भी एनिमल के लेंगे, वो सारे के सारे प्रोटीन है। आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, सबके प्रोटीन है। तो ये तो सही है भाई, ये तुम्हारा सही। हमें बताना क्या है, ध्यान दिया करिए, कौन सा आपका मैच नहीं है, हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये तो है हमारा। देखिए फ्लोरीन, ये भी सही है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप को बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। अपर रूप को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी सही है। केवल ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि रबर, अगर आप एक प्राकृतिक रबर की बात करें तो आपको पता होगा, रबर का एक पेड़ होता है, रबर का एक पेड़ होता है जिसका मिल्क निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके, मैं नेचुरल रबर की बात कर रहा हूँ, फिर उसको प्रोसेस करके आपका फिर आप रबर बनाया जाता है। तो प्राकृतिक बहुलक ये भी सही है। आपका जो रेयन है, रेयन जो है ये आपका एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी गलत है। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन बी लगा रखा हो, जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगा रखा हो, उन सबका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में मीन्स निम्नलिखित इलेक्ट्रोलाइट्स में से, निम्नलिखित इलेक्ट्रोलाइट्स में से किसको हम कार की बैटरीज में यूज कर सकते हैं। लगभग सभी की कार होगी या फिर अलग अलग सबस्टेंस होंगे। बॉलक इंग्लिश देखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। आ रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाइए। मैं लिखा तो है एलोट्रॉप, कोई बात, इससे कंफ्यूज हो कोई बात है। एलोट्रॉप होती है इसकी इंग्लिश, बॉलक इंग्लिश एलोट्रॉप होती है, ठीक है। सॉरी, पॉलीमर, बॉलक इंग्लिश होती है पॉलीमर, बॉलक इंग्लिश पॉलीमर होती है, एलोट्रॉप किसकी होती है, ठीक है। चलिए अगली बार ध्यान रखो, मैं पॉलीमर होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत है, कोई बात नहीं। वेल डन, आर यू डूइंग रियली वेल, वेल डन, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, सॉरी 21 पे आ जाइएगा। इसमें से कौन सा विद्युत अपघट्य को किसने कार की, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द बैटरीज ऑफ कार। इन सबकी इंग्लिश सेम ही होती है। इसमें से किस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज करते हैं कार की बैटरीज में? जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसमें से किस इलेक्ट्रोलाइट को हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं। देखिए थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, शायद इस बारे में ना जानते हो आप। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो भी कौन सा? कंसंट्रेट। जो आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसी को हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं। कहाँ पे आपका, इसको हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन सी लगा रखा है, जिन्होंने भी आपका ऑप्शन सी लगा रखा है, तो आई थिंक दे शुड क्लैप फॉर देम, उन्हें अपने ताली बजा लेनी चाहिए सभी लोग। वेल डन रिया, ऑप्शन सी, वेल डन रिया, वेल डन, डूइंग वेल, अच्छा कर रही हैं आप रिया यादव, सही है आपका ऑप्शन सी। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसे हम कार की बैटरीज में यूज कर सकते हैं। बाकी सबका सही है। समाना सिद्दीकी जी आपका भी सही है, आर्य गुप्ता सबका सही, वेल डन। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। मतलब ये उसको उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। आपको जल्दी से बताइएगा, ऑप्शंस आपके हैं। अब देखिए इन सब की इंग्लिश कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मीन्स कह सकते हैं कि वन्य जीव जो आपका एनिमल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। और नेक्स्ट आपका है जैव विविधता अधिनियम। कौन सा आपका है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको अरेंज करना है। आपको क्या करना है? आपको इन सभी को अरेंज करना है, ठीक है। आपको इन सभी को अरेंज करना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जल्दी से अरेंज करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? इन सभी को अरेंज करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से अरेंज करिएगा कि कौन सा सही है। 22 सेकंड नंबर क्वेश्चन, 20 सेकंड आ गया है। अगर नहीं आ रहा है तो आइए मैं, अच्छा आर्या गुप्ता जी 22 का 1 ए, आर्या मुझे पता नहीं है, मैं खुद मिलाऊंगा अभी, ठीक है।
ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता रहते हैं, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह मिलाता हूँ, फिर मुझे पता लगता है कौन सा सही है। हो सकता है आप सही हो। आइए चलिए, जब तक आप ढूंढते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका 1972 में, सॉरी 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था? 1973 में आया था। जो आपका प्रोजेक्ट हाथी है, इसको लॉन्च किया गया था आपका 1992 में। कब किया गया था? 1992 में, ठीक है। जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसको किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट आपका है जैव विविधता अधिनियम। जो आपका जैव विविधता अधिनियम है, इसको किया गया था आपका 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। अब तो मुझे लगता है इसके अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे कौन सा सही है। देखिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो आपका 72 थर्ड आना चाहिए। पहले ये आएगा ना 72, थर्ड कहाँ ऊपर है? तो देखिए, जब थर्ड एक हमें अगर आ गया तो देखिए सारा कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में थर्ड क्या है? पहले है। अब ये बताइए 72 के बाद, 72 के बाद नेक्स्ट ईयर हमारा 73 है, मतलब 3 के बाद देखिए 1 कहाँ है? 3 के बाद 1, मतलब ऑप्शन सी। 3 के बाद हमारा 1, ऑप्शन सी। चलिए, अच्छा लगा, सबका सही, वेल डन, बहुत अच्छा करे आप लोग। रिया, सबनम, आर्या, सबका सही है, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया था? बहुलक का मतलब पॉलीमर होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको? हम पॉलीमर बोलते हैं। इसमें से किस पॉलीमर का उपयोग न चिपकने वाला, मतलब नॉन स्टिक, जैसे नॉन स्टिक कढ़ाई होती है आपके यहाँ पक्का होगी, जो नॉन स्टिक कढ़ाई होगी, बर्तन हो गए, किस पॉलीमर का उपयोग हम नॉन स्टिक सब्सटेंसेस को बनाने में करते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। किन पॉलीमर्स का उपयोग हम नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में करते हैं? ए टेफ्लॉन का, बी नियोप्रीन का, सी पीवीसी, पीवीसी को बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा राजस्थान वगैरह मिलता है, ठीक है। मुझे इस बारे नॉलेज नहीं है। अब आप सभी को इसका आंसर देना है। इसमें से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है? कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें ना चिपके। आर्य गुप्ता जी बता रही हैं टेफ्लॉन का, ओके। सबरम सिद्दीकी जी बता रही हैं गट्टा पर्चा। नहीं सबरम, गट्टा पर्चा नहीं, गट्टा पर्चा बस उल्लू बनाने के लिए दिया गया, ठीक है, वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है। रिया यादव ये 13 का ए, वेल रिया, डूइंग वेल, अच्छा कर रही हैं। तो जिन्होंने भी आपका ए लगा रखा है वो सबका सही है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो आपके नॉनस्टिक जो भी बर्तन होंगे, जो भी आपके नॉनस्टिक बर्तन होंगे, उनमें आपका टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ताकि क्या करो, चिपके नहीं। किसकी? टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि चिपके नहीं। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन लगा रखा है उन सभी का सही है। क्या है? उन सभी का सही है, टेफ्लॉन वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, आपको ये बताना है। ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीव मतलब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ये। और नेक्स्ट हमसे बोल रहा है जीवाणुओं को मतलब बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना। रक्त अल्पता को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया को रोकना, मतलब एनीमिया को रोकना। और लौह को उपयोगी बनाना, मतलब आयरन, आयरन जिसका सिंबल Fe होता है, Fe को उपयोगी बनाना। आपको ये बताना है ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, जल्दी से बताइएगा। काफी लोग हैं आप लोग। ह्यूमन बॉडी में इसका क्या रोल है, जल्दी से बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। मैं आप सभी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं, क्योंकि आंसर मुझे खुद नहीं पता होता। मैं आप ही का आंसर देख के बताता हूं। सबका साथ सबका विकास, जब जिसमें जिस ऑप्शन में ज्यादा पड़ जाएगा वही मैं सही मान लूंगा, ठीक है। चलिए रिया बोल रही हैं, अच्छा क्वेश्चन 24 है, ओके। आर्या गुप्ता जी 24 का ए। आर्या आई डोंट नो अबाउट द करेक्ट आंसर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स रिस्पॉन्स। थोड़ा अदर लोग सबाना सिद्दीकी जी 14 का 24 का ए। लग रहा है 24 का ए ज्यादा सही हो रहा है, तो मैं भी 24 का ए बता दूंगा भाई। चलिए कोशिश करिए आप लोग, कौन सा सही है। कौन सा सही है फटाफट बताइए। चलिए सभी लोगों ने, सबाना जी, रिया, सबने 24 का ए दिया है, तो मैं भी 24 का ए ही बोल देता हूँ भाई। 24 का ए सही है, 24 का ए सही है, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में आपका हीमोग्लोबिन वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जो होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है ऑक्सीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सीमोग्लोबिन। तो आपका ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से मिलाइए। आपको मिलाना है इसमें से ए को बी से, आपको ए को बी से मिलाना है, जल्दी से मिलाइएगा। ए को बी से मिलाइए फटाफट भाई सभी लोग, और बताइए कौन सा सही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा मिलाते हुए 25 का। फटाफट बताइए इसका कौन सा सही है, ठीक है, फटाफट बताइए इसका कौन सा सही है। चलिए आप आर्या जी बोल रहे हैं 25 का ये। आर्या, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं भी आपकी तरह बैठ के मिलाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कौन सा सही है। सबाना जी बोल रहे हैं 25 का डी। देखिए यहाँ पे मतभेद हो रहा है भाई, दो लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। जब तक सही आंसर नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं कद और आए, किस तरफ चलते हैं आप लोग। आप लोग सबाना जी के साथ जाते हैं, आर्या जी के साथ जाते हैं। तीसरा इंसान फटाफट आंसर दीजिए भाई। जिस तरफ आपकी वोटिंग ज्यादा हो जाएगी मैं उसी को सही मान लूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। जल्दी बताइए फटाफट। चलिए जब तक आप लोग नहीं बता रहे हैं मैं ढूंढता हूँ क्या आंसर सही हो सकता है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, विटामिन सी बचपन से पढ़ता है भाई। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ए को 4 मिला ली, ए का 4, ए का 4 ले, ए का 4 तो सिंपल आंसर था भाई, ए का 4। ये तो पहला ऑप्शन ही सही जा रहा है, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें एक ऑप्शन भी आ रहा था तो पूरा क्वेश्चन तो भौकाली तो सही हो गया। ए का 4 मतलब ऑप्शन ए सही है, इन्होंने भी ए लगा रखा होगा। आर्या गुप्ता जी ए का 4, कोई बात नहीं आर्या, लग रहा है आप जीत गई। ठीक है, ए का 4। सुभाना कोई बात नहीं, गलती हमसे भी होती है। विटामिन देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए किसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, सही है बिल्कुल। फॉलिक एसिड की बात, फॉलिक एसिड की कमी से आपका, इसको B9 बोलते हैं, विटामिन B9 बोलते हैं, इसकी कमी से आपका रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, चलिए मतलब ऑप्शन ए सबका सही था, ऑप्शन ए सबका सही था। चलिए तो काफी आप लोगों ने अच्छा साथ दिया आज, ठीक है। और आप लोग ये पक्का बताइएगा आपके कितने टोटल सही हुए हैं, क्योंकि मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पूरी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बहुत जल्दी मेंस की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, आप उसमें भी जुड़िएगा। वो क्लास हमारी ऐप पे भी चलती है, और जो कुछ फ्री क्लासेस होती है वो यूट्यूब पे रहेंगी। और जिन्हें लगता है बिल्कुल फाउंडेशन, जो लोग बिल्कुल यंग है, जो कि आपका 26 से 27 के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग 2026 और 2027 के बारे में सोच रहे हैं या लंबा सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी हम, मतलब मैं अकेले नहीं हूँ भाई, मेरे साथ पूरी टीम है 15 लोग की, ठीक है, सॉरी 17 लोग की टीम है। हम सभी लोग मिलेंगे, ठीक है, सारे टीचर्स है 17 लोग, वो पियोन वगैरह नहीं है, 17 लोग की हमारी टीम है। हम सब लोग मिलेंगे और आप देखिएगा हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे जो फाउंडेशन के लिए वर्क करेगा, जो आपका 2 या 3 साल का कोर्स होगा वो डिफाइन करेगा। उसमें 3-4 बैचेस बनते हैं हमारे, ठीक है, उसमें 3-4 बैचेस बनते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, अलग अलग टाइप के बैच बनते हैं। हाँ, वो क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है, उन क्लासेस के लिए आपको हमारे ऐप पे आना होता है। ठीक है, जब आप ऐप पे आते हैं तो एक आध क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, उसके बाद ऐप पे आप आएंगे, ऑप्शनल के मिल जाएंगे। अभी से आपको जो, क्योंकि आप 2026-27 जब भी के लिए ऑप्ट करना चाहेंगे, आपको पहले प्रॉपर बुलाया जाएगा सेंटर पे, या आप ऑनलाइन भी आप मिलेंगे, आपको पहले बताया जाए आपकी रुचि के आधार पे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और फिर से एज अ फाउंडेशन। अब ऐसा नहीं फाउंडेशन आपको पोथी दे देंगे, नहीं, हम आपको वही सिलेक्टेड पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए बहुत जल्दी मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत सिद्दीकी, सबाना, वर्णन सबाना, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, यू आर डूइंग वेल, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो उसके लिए परेशान मत होइए, हम लोग बहुत जल्दी बहुत इनिशिएटिव लाएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको लग जाएगा कि हाँ सर बहुत नजदीक ले जा रहे हैं। जैसे ही अगर आप पीछे नहीं दे रहे हैं, जैसे 27 तारीख का पेपर आएगा, मैं खुद बैठ के 27 की शाम को या 28 को मिलाऊंगा, आप ये देखिएगा मेरे पढ़ाई में से कितना आता है, विश्वास मानिए आपको लग जाएगा कि हाँ सर कुछ करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन, ठीक है, तब तक पढ़ते रहेंगे। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बताऊंगा, ऑप्शनल की क्लासेस लोग भी देख रहे हैं, यूपीएससी जो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीपीएससी ऑप्शनल नहीं है, जो आपके मेंस के लिए, जो यूपीएससी के लिए बात कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ अभी पॉलिटी की, पीएसआर की, फिर आपके ज्योग्राफी की और हिंदी की, इनकी ऑप्शनल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उनके बारे में आपको अलग से हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।